गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, विशाल, मिहिर, सरिता, शिवानी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जी, तो इसमें हमें आज करना है छायावाद के अंदर जो व्यक्तिकता है, क्योंकि हमने अभी तक इसमें दो दो आई थिंक दो इसकी विशेषताएं करी थी। छायावाद में राष्ट्रवाद, ठीक है, और इसके अंदर जो नेचुरल थिंग आई है वो आई है प्रकृति, ठीक है, जो नई है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने इसमें सौंदर्य चेतना और राष्ट्रीय चेतना ये दो कर ली है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पड़ेगा वो पड़ेगा व्यक्तिकता, जो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता कह सकते हो आप छायावाद की, जिसमें इसे एज अ पर्सन और पर्सन के भी लेवल पर, मतलब एक व्यक्ति के स्तर पर जाकर के बात करी है, ठीक है। एक व्यक्ति के स्तर पर जाने का मतलब है कि ये अब ये केवल किसी एक चीज की बात नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर छायावाद में व्यक्तिकता, ठीक है। छायावाद में व्यक्तिकता का मतलब होता है कि यहाँ पर जो व्यक्तिकता है वह बहुत यूनिक है। व्यक्तिकता, ओके। जी, यानी इसमें कोई लिमिटेड बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें कोई लिमिटेड बात नहीं हो रही है, इसमें एक ओवरऑल बात हो रही है और समाज के प्रत्येक स्तर तक पहुंचने की बात करी जा रही है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी समाज की या सोसाइटी की, जो सबसे छोटी इकाई होती है, दैट इज पर्सन, यानी कि व्यक्ति, यही होती है। तो हम यहाँ पर व्यक्ति से ही क्या बनता है, हमारे यहाँ पर परिवार बनता है। कहीं पर भी आप देखेंगे जो सामाजिक संकल्पना है व्यक्ति से ही आगे बढ़ती है, परिवार से जो है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे गांव वगैरह के लेवल पर आप कह सकते हैं मोहल्ले, कुनबे, ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि इससे एक बड़ी संरचना गांव की संरचना बनी। आप कह सकते हैं कि कस्बे बनते हैं आगे, ठीक है। आप कह सकते हैं नगर, या आप कह सकते हैं शहर बनते हैं, महानगर बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब हम एक सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें सबसे छोटी जो यूनिट होगी दैट इज व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा व्यक्ति, ओके। तो व्यक्ति को यहाँ पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, सबसे बड़ा स्थान, सर्वोत्तम या सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है, व्यक्ति को। छायावाद की इसलिए एक बड़ी यूनिक बात है क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसको कवर करा जाता, किसी भी वर्ग को या समाज के जो हिस्से थे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर मान सकते हैं कि गरीबी को देखा जा रहा था, मान लिया, या फिर आप देख सकते हैं नारी को देखा जा रहा था, या आप देख सकते हैं ईश्वर को देखा जा रहा था, या आप देख सकते हैं भक्ति के अलग अलग प्रकार थे। ये सब चीजें यहाँ पर अभी तक देखी जा रही थी। समाज में जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज अ पर्सन, ठीक है, उसको अभी तक ऐसे कहीं पर इंडिविजुअलिटी नहीं मिली थी। ये कहाँ पर आकर के मिलती है, ये मिलती है आपको छायावाद के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे कि छायावाद छायावाद यहाँ पर शुरू करें। छायावाद युग में स्वतंत्रता, चेतना को व्यापक स्तर पर विस्तारित
किया गया, यह है स्वतंत्रता। कोई बात नहीं तरुण, थोड़े कम समय के लिए लूंगी, ठीक है, बट ऐसे गैप करना वो सही नहीं लगता। और ठीक है, आप मुझे निबंध भेज देना, मैं आपको फीडबैक बता दूंगी उसका, ठीक है। यह है स्वतंत्रता न केवल, मतलब ये उसके लिए नहीं थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए तो थी, वो स्वतंत्रता तो थी, परंतु मानव को अपने इंडिविजुअल लेवल पर जिस स्वतंत्रता की आवश्यकता है वो यहाँ छायावाद में उठाई गई, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर माने आप यानी कि आप एक मनुष्य है, या पर अगर मैं आप यानी आप या मैं, ठीक है, या आप, तो आपको क्या चाहिए अपने जीवन में? अपने जीवन में आपको फ्रीडम चाहिए। और ये फ्रीडम केवल वही नहीं है कि मुझे घर से बाहर भेज दो, ये फ्रीडम वही नहीं है, ये फ्रीडम है आपको आपके पर्सनल लेवल पर एक पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए। आपको कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कितना खाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सारे फ्रीडम्स यू वांट। आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, आपको बीए करना है, बीएससी करना है, सिविल सर्विसेज करना है, इंजीनियरिंग करना है, या डांस सीखना है, दैट इज योर चॉइस, है ना, योर चॉइस। आपको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, बराबरी आपके भाई को मिल रहा है तो यू शुड, आपको भी मिलनी चाहिए। आपके अंदर ये सारी चीजें जब तक, तो इन सब की मांग की गई, यानी कि ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है यहाँ पर पर्सनल राइट्स, या फिर आपका जो भी व्यक्तिगत अधिकार होना ही चाहिए। और ये सब नेचुरल है। ये सब कैसे है, जो आप उसमें पढ़ते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ोगे, तो कुछ नैसर्गिक अधिकारों की भी बात की जाती है, कुछ संवैधानिक अधिकार है, कुछ विधिक अधिकार है, कुछ अलग अलग प्रकार के, है ना। तो यहाँ पर जब आप नैसर्गिक अधिकारों की बात करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप जब पैदा हुए तो आपने चलना, हंसना, सब कुछ सीखा, ठीक है। तो ये जो सीखा आपने, ये सब आपको ऐसे ही आ गया नेचुरली, ये आपको ऐसे ही आ गया नेचुरली, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा अधिकार हो गया, नेचुरल हो गया। तो इस इन सभी अधिकारों की मुझे, आपको, हमारे समाज के सभी हिस्सों को जरूरत थी, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर बात की जा रही है, इस व्यक्तिगत की यहाँ पर बात की जा रही है। यह स्वतंत्रता न केवल राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाए वही केवल नहीं चाहिए थी, न केवल राजनीतिक पक्ष तक सीमित थी, अपितु अपितु समाज में, समाज को बनाने वाली, ऐसा लिखे, समाज को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई अर्थात मनुष्य, ओब्लिक आप व्यक्ति कर लेना, ठीक है। स्तर, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये यहाँ पर जी, देखिए, ये यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य को कवर कर रही है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य को कवर करने का यहाँ पर मतलब है कि ये केवल बातों में नहीं है कि हमें आजादी चाहिए, नहीं चाहिए, ये यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य के वहां तक जाकर के सभी को कवर करने की कोशिश कर रही है।
नोटेड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर हम जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, जैसे कि हम कब की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करें 1920s 1930s की बात करें, ठीक है, 18 to 36। तो यहाँ पर कई ऐसी रूढ़ियां हैं जिन रूढ़ियों को दबाया जा रहा है, जिन रूढ़ियों के लिए विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, मतलब तमाम समाज सुधारक खड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर विधवा विवाह था या सती प्रथा था, उन सबको अंत देने के लिए तो कई जगह ऐसे ऐसे कई ऐसी रूढ़ियों का भी यहाँ पर शरण किया जा रहा है, नाश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कई लोग इनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं, छायावादी कवियों को कहते हैं कि इनकी जो ये इंडिविजुअलिटी है, इनकी जो व्यक्तित्वता है, ये समाज के खिलाफ है, ठीक है, ये समाज के खिलाफ है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो अप्रोच है वो समाज से नहीं है, हमें समाज में ही फ्री होना है। हमें देखो, दो चीजें होती है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे ये सोसाइटी, मतलब मुझे इस सोसाइटी की गुलामी पसंद नहीं है, ठीक है। जिस तरीके की यहाँ पर मानसिकता है, मुझे उस मानसिकता से मुझे उस मानसिकता से स्वतंत्र होना है। एक तो ये चीज होगी, एक एक कह रहे या आप कहे कि समाज से स्वतंत्रता, एक है समाज में स्वतंत्रता। दोनों में अंतर है ना? क्या अंतर है दोनों में? देखो, एक है कि हमें ऐसी मेंटेलिटी से हमें फ्री होना है, या चलो इसे मेंटेलिटी वाले को छोड़ दो, सोसाइटी का एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि ये हमारी एक सोसाइटी है जहाँ पर बहुत से रूढ़िवादी ट्रेडिशनल सोच वाले लोग रहते हैं, ठीक है। इन ट्रेडिशनल सोच वाले लोगों से हमें फ्रीडम चाहिए, या फिर इनको ही हम इतना ज्यादा मेच्योर कर दें कि इन्हीं के बीच में रहते हुए ही हम स्वतंत्र फील कर सके। तो वो कह रहे हैं कि समाज से नहीं हमें कहीं जाना है, हमें समाज में ही स्वतंत्र होना है, समाज में ही हमें स्वतंत्र होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समाज के अंदर रहते हुए ही ये यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर लिखें कि छायावादी कवियों के ऊपर छायावादी कवियों के ऊपर कई विद्वानों कई विद्वानों के द्वारा आरोप लगाए गए या आक्षेप लगाए गए, जो आपको लिखना है, आरोप लगाए गए कि छायावादी कवि की छायावादी कवि व्यक्तियों की वैयक्तिकता, यानी तुम तो इंडिविजुअलिटी को गलत वो मिसयूज कर रहे हो एक तरीके से, तो ये व्यक्तिकता के खिलाफ है। कौन? छायावादी कवि। बताओ, ये तो उसके साथ है, ये तो उसके लिए कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ पर उस चीज को जस्टिफाई कराया। इन्होंने यहाँ पर क्या करा? उसको जस्टिफाई कराया। छायावादी कवियों के ऊपर कई विद्वानों के द्वारा आरोप लगाए गए कि छायावादी कवि व्यक्तियों की व्यक्तिकता के क्या है? अगेंस्ट है, खिलाफ है। इस बात को साफ करते हुए छायावादी कवियों ने स्पष्ट किया कि हम समाज में, कोट्स में कर लेंगे, समाज में स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, समाज से स्वतंत्र नहीं। यानी यहाँ पर आप देखोगे, इन्होंने इस चीज को पूरी तरह से जस्टिफाई करा कि हमें इसी सोसाइटी के अंदर फ्रीडम चाहिए, ठीक है। हमें सोसाइटी लेस स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें हम यहीं पर रहते हुए स्वतंत्र समाज की भांति जो है रहना चाहते हैं, ठीक है। डन।
ठीक है जी। हाँ जी, थोड़ा मनोरमा जी, नेहा जी, थोड़ा मौसम की मार है ना, ये जाती हुई है, मुझे लगता है जाती हुई सर्दी है, सब थोड़ा बच के रहो। ठीक है, हम तो कहीं जाते भी नहीं है, फिर भी। जी, नेक्स्ट। देखिए आगे कि साहित्य छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य के पटल पर हिंदी साहित्य के पटल पर पहली बार पहली बार हिंदी साहित्य के पटल पर पहली बार वैयक्तिकता को लाता है। महादेवी वर्मा के अनुसार महादेवी वर्मा क्या कहती है? महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है, यानी कि जो अब तक यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो विशाल, है ना। आज का रचनाकार आज का रचनाकार अपनी हर बात कह देना चाहता है। ठीक है, आज का रचनाकार अपनी हर बात कह देना चाहता है। ओके, अपनी हर बात नहीं, अपनी हर सांस का इतिहास लिखेंगे यहाँ पर। अपनी हर सांस का इतिहास, यानी कि अपनी हर, जो उसकी लास्ट ब्रेथ भी होगी ना, उससे भी वो कुछ कह देना चाहता है। इतना ज्यादा जो है इतना ज्यादा भरा हुआ है उसके अंदर, और वो अब समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहेगा ही, परंतु यहाँ पर यहाँ पर मैं तो रोज पीती हूँ अनिकेत जी, मतलब मैं एक प्रॉपर डाइट फॉलो करती हूँ, है ना। और डेली ये सुबह उठते ही मैं पानी भी पीती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, प्रॉपर दूध पीती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर पता नहीं यहाँ दिल्ली में दिक्कतें भी तो बहुत सारी है ना। आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास, थोड़ी में भी हो जाता है। कल कुछ नहीं, मैं मेरे भाई के ऑफिस चली गई थी, तो दिन में वहां पर शायद से पता नहीं कह देना चाहता है। ठीक है, आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है, ये कहती है महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावाद में अलग 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 बिंदु दिखाई देते हैं, जहां पर आप देखेंगे भारतेंदु कुछ और कहते हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा कुछ और कहती हैं। छायावाद में पूरी की पूरी तरीके से जैसा एक समाज डेवलप हो रहा है, वो अलग ही प्रकार का है, और ऐसे जो चेंजेस हैं, ऐसे चेंजेस करने के लिए जनरली संघर्षों को करते हैं छायावादी कवि, और उन संघर्षों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु यहीं पर इनके ऊपर भाग जाने का, पलायन करने का एक दोष भी लगाया जाता है। जैसे
महादेव वर्मा कहती है मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, यानी कि अंधेरे में आते हैं मेरे प्रियतम। तो यहाँ पर इनके इनके पीछे जो है एक अलग प्रकार का ये लग जाता है, ठीक है। इनके ऊपर एक तरीके का दोषारोपण लगता है कि भाई तुम तो पूरी तरीके से किस चीज को देख रहे हो, तुम पूरी तरीके से यहाँ पर इसको देख रहे हो कि तुम्हें भाग जाना आता है, तुम्हें ये भाग जाने का तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरी नाविक धीरे धीरे, यानी कहीं ले जा मुझे, मतलब ऐसी जगह पे लेके जा जहां पर कोई ना आए, ठीक है, और धीरे धीरे चलता रहे, नाव वाले को ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि छायावाद की व्यक्तिकता, छायावाद की व्यक्तिकता को ये कवि अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ाते हैं, परंतु ठीक है। तो यहाँ पर ये बार 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 फेल होते हैं, बार बार विफल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इनको कोई समर्थन नहीं मिल पाता, ठीक है। और इनके ऊपर लोग कई तरीके के जो आलोचक हैं, है ना, वो इनके ऊपर आरोप लगाते चले जाते हैं, आरोप लगाते चले जाते हैं, ठीक है। भाई वहां पे तो बड़े बच्चे एकदम से भावुक हो जाते हैं, नहीं? ये नेहा और संगीता जो है हमारी इकोनॉमी की भी स्टूडेंट है, नहीं? बाकी और भी है क्या कोई? अरे बहुत ही पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो 11th 12th करके आ गए शायद से, पता नहीं। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि मतलब जो ये यूपीएससी का क्रेज आया है लोगों के अंदर, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया, बहुत ज्यादा आ गया है, मतलब इवन आई विल से, मतलब हर व्यक्ति को भाई पहले थोड़ी सी मेच्योर हो जाओ, है ना, थोड़ा सा समझो चीजों को, है ना। जैसे कल ही मैं गई थी एक हॉस्टल में, एक कल परसों परसों शायद से, तो वहां पर आजू बाजू के रूम्स में जो लड़कियां रहती थी, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, शी एक आई कह रही कि मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस की ये है जरूरत, ये वो, बिल्कुल बच्ची लग रही थी। आई थॉट कि भाई तो अभी 12वीं भी नहीं की है,
तो बोल रही है कि नहीं अभी मैं 12th में हूँ। तो मैंने कहा फोकस ऑन योर बोर्ड्स एग्जाम। दिमाग तुम नहीं चलाओ ना यार। फिर दो आई, दे आर डूइंग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, है ना। तो अच्छा आप भी हो, अरे मिहिर तो बट आपके लक्षणों से तो नहीं लगता ना कम से कम, ठीक है, कि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ। है ना। तो बच्चों के तो बातों से भी लगता है। हाँ जी। मैट्रिक पास होके आपको नहीं, आपका नहीं लगता है ना। बिल्कुल। रील देख, बिल्कुल बहुत सही बात कही है संगीता जी ने, बहुत सही बात कही है, रील देख के मैम। अच्छा आपको पता होगा, आपको अवध ओझा सर के बारे में है ना, पता ही होगा। तो हमारे तो मतलब यहाँ पे मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि रोज मिल लेते हैं, परंतु बातचीत हो जाती है। तो आई आई सो देयर टोकन सिस्टम है सर के पास में, टोकन लेके जाना पड़ता है। कैन यू बिलीव। एक महीने पहले, एक म... एक महीने पहले जो है वहां पर मतलब टोकन मिलना शुरू हो जाता है। और मतलब ऐसे ऐसे बच्चे कैसे पढ़े ये सवाल लेके, है ना, कैसे पढ़ते हैं। तो है ना, ये वाली चीज। बाकी जैसे जैसे ये है ना, मिहिर आप कह रहे हो आप भी क्लास लेते हो, बट मैंने कभी आपकी इस तरीके की हरकत वहां पर नहीं देखी। ऐसे ऐसे बात पूछते हैं वहां पर बच्चे इकोनॉमी वाली क्लास में। जैसे यहाँ पर सब बच्चे शांति से पढ़ लेते हैं, और हमारी क्लास की जो लड़कियां हैं वो बोलती भी है वहां पर बीच बीच में कमेंट में कि अभी हमारी हिंदी क्लास हुई थी। इवन आप लोग के साथ में तो बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं, कई बार क्लास नहीं हुई, मेरी तबीयत खराब नहीं, ये वो, बट फिर भी आपकी कोई शिकायत नहीं रहती। मतलब इस तरीके से वो तो भाई अजीब ही, अलग ही उनके ऊपर है। तो हाँ मैं बता रही थी आपको कि जिस तरीके से एक क्रेज आया है ना, और जब से ज्यादा आया जब से हिंदी माध्यम में रिजल्ट कम होने लगे हैं, तो क्रेज आना अच्छी बात है। ठीक है। तो क्रेज होना अच्छी बात है, पर पागलपन होना बहुत खराब बात है। अच्छा वो लड़की जो मैं बता रही थी, तो शी वाज सेइंग कि मेरा अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, ठीक है, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, और मैं ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर वैसे कर रही हूँ कोरोस्पोंडेंस से, और मुझे यूपीएससी करना है। सब टीना डाबी बन जाएंगे। शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो। पेरेंट्स ऑल इंडिया सर्विसेज में थे, और एक ओवरऑल उसकी जरूरत होती है, और वो उसको देख के मतलब लिटरली लग रहा था कि वो 9वीं 10वीं की बालिका है, क्योंकि 2 साल तो स्कूल गई नहीं होगी कोरोना में। वो वाला भी लैकिंग आ गया अब के वाले बच्चों में। तो 10वीं ऐसे हो गया पास, 10वीं ऐसे ही पास हो गया होगा, 11वीं में गई नहीं है, 12वीं का परीक्षा है अभी। तो 9वीं तक ही पढ़ी है सही मायनों में, तो नहीं समझ रहे हो। तो थोड़ा सा हम लोगों को देखो अनिकेत को देख के मुझे कभी नहीं लगा कि वो बीए में है, समझ रहे हो। अच्छा आप ग्रेजुएट हो, ओके ओके ओके, हाँ। तो ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी है, बट दैट डजंट मैटर कि आप ग्रेजुएशन होके ही कोचिंग ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट एक मेच्योरिटी तो आपकी लाइफ में मतलब होनी चाहिए ना। अब मुझे पूछ रही है फोन करके कि आज हमारी आईआर की क्लास चली है, डेमो में आईआर कौन कराता है। कह रही है कल इथिक्स की क्लास है, मैंने कहा डेमो में इथिक्स। उसके बाद कह रही है अब मुझे इसके साथ में कौन सी किताबें पढ़नी है, बताओ। मुझे भाई क्या बताओगे आप, क्या गाइड करोगे, क्या सजेस्ट करोगे हैं। खैर कोई नहीं, चलो। तो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर हमने देखा कि शिकार भी होते हैं, और इस तरीके की इस तरीके की जटिल समस्याओं
तरीके की जटिल समस्याओं में फंसकर जटिल समस्याओं में फंसकर अपने संघर्षों से थक हार कर ये कवि कई बार निराशा एवं हताशा का शिकार बन जाते हैं, जिसके बाद जी इनके ऊपर भाग जाने का, पलायनवाद का आरोप भी लगाया जाता है। क्या करे आदमी जब उन स्ट्रगल से निकल करके आता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, शिकार बन जाता है इन सब चीजों का, तो उसके बाद में ये आदमी वेदना, इसके अंदर वेदना भाव जन्म ले लेती है। फिर ये पलायन की यानी कि भाग जाने की इच्छा करने लगती है। इसकी भाग जाने का आरोप भी लगाया जाता है इसके ऊपर। फिर और ज्यादा परेशान हो जाता है ना। जब कई सारे लोग आकर के इनके ऊपर भाग जाने का आरोप लगाते हैं और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मेरे प्रियतम यानी कि मेरे जो प्रियतम है को भाता है तम कहते हैं अंधेरे को, पर्दे में अंधेरे में आना मेरे प्रियतम को भाता। ठीक है, मैंने एक बच्चे को बोला तरुण कि जब वहां पर आप इतनी महंगी कोचिंग में, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगी, आप फीस से समझ जाएंगे, 1,90,000 फीस दे के बैठी है। ठीक है, एंड शी इज डूइंग ग्रेजुएशन। कह रही है दीदी जब बच्चे हाथ उठाते हैं आंसर के लिए और मैं आई फील अंडर कॉन्फिडेंस। और यही बात मैंने उसे दिवाली पे बोली थी जब मेरे घर पे आई थी। तो मैंने बोला था कि अभी अगर जाओगी तो जब बच्चे वहां पर एक आध बार पेपर लिख के बैठे होंगे, मेंस दे करके बैठे होंगे, जब वो हाथ उठाएंगे और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मार्क्स थे कौन और वो मार्क्सवादी संकल्पना बताएंगे, ठीक है, तो तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ में आता बच्चों में, क्या कर सकते हो आप। अब फिर कोचिंग लेके फिर सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हैं, है ना। सिंगल टर्मिनोलॉजी भी तुम्हें समझ नहीं आ रही है
क्या कर रहे हो भाई? समझ, पर आप कितना समझा लो, ऐसे बच्चों को समझ नहीं आता। और ये लगता है दिल्ली में पता नहीं क्या है, 12,000 रुपये हॉस्टल में जाता है, 1 साल का 1,44,000 वो हो गया। ठीक है, रिसेप्शन वाले जिस दिन तक फीस नहीं आती उस दिन तक ठीक है, उसके बाद तुम कौन मैं कौन। जिसने नहीं देखा आके देख लेना। मास्टर जी आते हैं, 2 घंटे क्लास लेते हैं, चले जाते हैं। डन। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे। डन। चलो लगे आगे चले, आगे चले। यहाँ पर है, अतः स्पष्ट है। अगर व्यक्तिकता के लिए आपको कोई सवाल पूछे, आप कहेंगे कि अतः स्पष्ट है कि छायावादी युग में ठीक है, यानी कि इनके लिए जो ह्यूमन की फ्रीडम है वही सब कुछ है। ठीक है, जो ह्यूमन की फ्रीडम है वही सब कुछ है। डन। यहाँ पर एक रचना है कामायनी। किन की रचना है, कोई बता सकते हैं? कामायनी। अगली हेडिंग डालेंगे कामायनी। कामायनी में आपके पास में कितने सर्ग हैं, कोई बता सकते हैं हमें? कामायनी के अंदर कितने सर्ग हैं, कोई बता सकते हैं? जी बताइए, कितने सर्ग हैं कामायनी के अंदर, कोई बता सकता है? कामायनी जो है आपकी 15 सर्गों के अंदर विभाजित है। कितने?
15 सर्ग। हाँ जी, कितने सर्ग हैं? 15। किनकी है? महादेवी जी की है, महादेवी जी की है, प्रसाद जी की है, संगीता, इनकी है कामायनी रचना, जयशंकर प्रसाद जी की। इसके अंदर 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के सारे एग्जाम्स को मिला करके, ठीक है, जितने भी एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका जो है बीपीएससी हो, कोई भी हो, यहाँ पर आपके जो 3 सर्ग, एक तो श्रद्धा सर्ग काम का है, ठीक है, श्रद्धा सर्ग। अच्छा, पहले सारे सर्गों के नाम एटलीस्ट आप लिख लो। बीपीएससी एमसीक्यू हो गया ना, तो हो सकता है उसमें पूछ ले कि इनमें से कौन सा सर्ग कामायनी के अंदर नहीं आता, ठीक है। नंबर 1 पे लिख लें चिंता सर्ग, चिंता। दूसरे पे आ जाता है आपका श्रद्धा, श्रद्धा, ठीक है। यहाँ पर एक सर्ग है इनका तीसरे नंबर पर, 2 3 ईड़ा सर्ग। एक लिख लीजिए आशा, ठीक है। एक लिख लीजिए यहाँ पर 5वें नंबर पर लज्जा। ये इनके सर्गों के नाम है, ओके। एक लिख लीजिए यहाँ पर काम। मनु कौन था पता है ना आपको? मनु कौन था? चलो बताओ फटाफट से। मनु कौन था? मनु वासना, कर्म, ठीक है। मनु बताओ कौन थे? नोवा है ईर्षा सर्ग। एक है इनका रहस्य सर्ग। हमें सब नहीं जानने, केवल नाम लिख लीजिए। एक है इनका स्वप्न सर्ग, स्वप्न। एक है इनका संघर्ष सर्ग। एक है इनका आनंद सर्ग, आनंद, ठीक है। एक है 14 नंबर पर लिख लीजिए निर्वेद, निर्वेद। और एक है दर्शन। इतने सर्ग। दर्शन हमारे लिए कौन से काम की बात है? हमारे लिए ऊपर वाले 3 काम की बात है बस, ये चिंता, श्रद्धा और ईड़ा। इसके अलावा किसी भी एग्जाम में कोई और सर्ग नहीं पूछा था। मनु का पता है आपको? जैसे श्रद्धा मिलती है गुफा में। देखो भाई, अगर मनु की थोड़ी सी स्टोरी आपको समझनी है, थोड़ी सी का मेरा मतलब है कि ऐसे तो भाई, एक मिनट, मनु जो थे, मनु जो होते हैं, वो कहाँ पे गया जिससे ऐड करते हैं? बताओ ना। हाँ जी, यहाँ पर देख लेते हैं कि मनु जो होते हैं, मनु कामायनी के नायक मनु, ओके। मनु नाम के जो व्यक्ति हैं वो सबसे पहले व्यक्ति हैं सृष्टि के, ऐसा माना जाता है। नहीं सुना आपने? मनु वॉज द फर्स्ट मैन, ऐसा बोला जाता है। आपने नाम सुना एडम, बाबा आदम के जमाने के हो तुम, तो ये सुना आपने? बहुत प्राचीन काल की बात है। यानी मनु का मतलब है इज द फर्स्ट मैन। इनकी संतान है हम सब। हाँ बिल्कुल नेहा, इन्हीं की संतान है हम सब, मनु की। तो मनु क्या है कि समस्त जो धरातल है, समस्त पृथ्वी का विनाश हो चुका है, ठीक है। समस्त पृथ्वी पर कोई नहीं है, मतलब खाली हो गई है पृथ्वी, समझ गए? खाली हो गई है पृथ्वी। और अब जो है यहाँ पर मनु, केवल मनु,
अगर हम चिंता सर्ग की बात करें, जो कि हमारा पहला सर्ग है, चिंता सर्ग में मनु को चिंता है। क्या चिंता है? मनु बैठे हैं हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छाया, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यानी मनु पूरी की पूरी दुनिया में, सृष्टि में अकेला मनु बैठा है, कोई भी नहीं है। तभी क्या होता है कि कोई हवन वगैरह करते हैं ये, ठीक है, मनु के अलावा कोई पृथ्वी पर कोई जानवर, पक्षी, पक्षी कोई भी नहीं है, ठीक है केवल मनु है। तभी क्या होता है कि मनु कोई हवन वगैरह करते हैं, वो जो प्रसाद होता है अगले दिन वो उन्हें मिलता नहीं है मनु को। हाँ, हम मनु के वंशज है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उन्हें वो प्रसाद नहीं मिलता है, तो इन्हें ये चीज पता चलती है कि जो ये हवि का प्रसाद था, जो हवन का प्रसाद था, ना कोई पक्षी है ना कोई पशु है। आज तो नहीं छोड़ सकते, इतनी जनसंख्या है ना, आज तो तुरंत खा जाएंगे और हमें कोई शक भी नहीं होगा, भाई खा लिया होगा किसी ने। मनु को इस चीज पे डाउट होता है कि कौन खा गया आखिर वो प्रसाद, जो वो प्रसाद यहाँ पर रखा था। जी बिल्कुल तरुण, बिल्कुल सही बात है। ये जो जलमग्न है, संपूर्ण धरती पर जल ही जल है, और इसलिए ये यहाँ पर परेशान है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, यानी कि हिम माने बर्फ के ऊपर कौन बैठे हैं? मनु बैठे हैं। बैठ शिला की शीतल छा, बैठे हैं वहां पर एकदम ठंडी छा में। एक पुरुष, कौन है एक पुरुष? मनु भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, रो रहा है, कोई नहीं बचा है, एकदम जो प्रलय हो चुका है उस प्रवाह को देख रहे हैं। कौन? उसे देख रहे हैं बैठ करके। हाँ, अलग अलग परिभाषाएं हैं नेहा इसकी, विष्णु पुराण में अलग है, कहीं और अलग है। मनुस्मृति इन्होंने इन्होंने मनुस्मृति में यही है, मतलब यही सबसे पहले इसमें बताए गए हैं, समझ रहे हैं? तो मनुस्मृति के राइटर कौन है, कोई बता सकता है? एनीवन कैन? यही वह मनुस्मृति है जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया था, समझ रहे हो? ठीक है, मनुस्मृति जो है, आई थिंक ये तो कोई स्वामी ने लिखी थी, सिद्धानंद वगैरह ने, ठीक है, इन्होंने नहीं लिखी। हाँ, इनकी बात है इसमें, समझ रहे? और इसी मनुस्मृति को उन्होंने जलाया था। इसमें इनकी कहानी है, जो पहले पर्सन है ये मनु, इनकी जो कहानी है और जो मानव का पूरा जो एक धर्मशास्त्र होता है उसकी कहानी है मनुस्मृति। इन्होंने नहीं लिखी थी, इनकी याद में लिखी थी, स्वामी सिद्धानंद ने आई थिंक लिखी थी, एक बार देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, मनु को डाउट होता है, मनु खोज में निकल जाते हैं, मनु इधर उधर खोजते हैं कि कोई तो है मेरे अलावा इस पृथ्वी पर, मैं अकेला नहीं हूँ। तभी उन्हें एक युवती दिखाई देती है, मतलब तभी नहीं, काफी ढूंढने विचरने के बाद में उन्हें युवती दिखाई देती है। यहाँ पर आप जब हम इसे पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वो जब इनको श्रद्धा दिखाई देती है, तो बाद में अब दो ही व्यक्ति हैं, सीधी बात है, तो दो ही व्यक्ति हैं, और इन दोनों व्यक्तियों के मध्य जब एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और उसके बाद में, उस आकर्षण के बाद में एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसका नाम होता है मानव। कौन होता है? इसका नाम होता है मानव। अब ये मानव है, ये मनु है, और ये इनकी पत्नी है श्रद्धा। ये तीन प्राणी रहते हैं, समस्त पृथ्वी इनका घर है, ठीक है। यहाँ पर आगे जब ये चलते हैं तो मतलब अपना काम धंधा करते रहते हैं ये सब। उसके बाद में धीरे 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 मनु जो है अपना काम वाम करते 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 एक दिन मनु घर से चले जाते हैं। जब मनु घर से चले जाते हैं तो मनु ढूंढते 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 दूर कहीं चले जाते हैं जहां पर उन्हें ईड़ा दिखाई देती है। कौन मिलती है? ईड़ा। ईड़ा का पूरा राज्य टाइप था, ईड़ा के पास में पूरा का पूरा एक राज्य था, और ये मनु जो है वहां पर चले जाते हैं, बस जाते हैं, मनु उन्हें पसंद भी आ जाते हैं और मनु से वो शादी कर लेती है। और मनु जब ईड़ा के पास है तो यह पूरी तरीके से कामदेव इनके ऊपर सवार है, और ये श्रद्धा को और अपने बच्चे को वहां किसके भरोसे छोड़ आते हैं नहीं पता।
कामदेव इन्हें यह भी बोलते हैं कि मनु, तुम श्रद्धा को भूल गए, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। बहुत फेमस कोटेशन है। यानी कि तुम अपने पुरुषत्व मोह में ये भूल गए कि इस दुनिया में नारी की भी कुछ सत्ता है, समरसता है, संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। उसके बाद में कहाँ पहुंच गए हैं? ईरा का नगर है सारस्वत। ठीक है, ईरा के नगर सारस्वत में पहुंच गए हैं। ईरा बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच की लेडी होती है और ईरा इनको जो है इनके साथ में ईरा रहने लगती है और ये जो है ईरा से शादी ब्याह कर लेते हैं। ईरा पूरी की पूरी जो प्रकृति है ईड़ा के पास में है, राज्य है, तो ईड़ा इनको बताती है मनु को कि ऐसा करो, तुम अपना इंटेलेक्ट लगाओ और ये जितनी भी नेचुरल चीजें हमारे पास है, नेचर की चीजें बिखरी पड़ी हैं, इन नेचुरल चीजों का दोहन करके अधिक से अधिक मैक्सिमम हम क्या बनाएंगे? हम कुछ ऐसे एसेट्स का निर्माण करेंगे, हम कुछ चीजें बनाएंगे जिनसे कि हम उन्हें बेच सकेंगे, व्यवसाय करेंगे, जो भी चीजें हैं हम कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। तो ये है ईड़ा। और उसके बाद में एक बार वापस जब श्रद्धा अपने बच्चे को लेकर के गोद में जंगल जंगल भटकती भटकती दुनिया जहान के चक्कर लगाती लगाती यहाँ पर आ जाती है, मनु को ढूंढ लेती है जैसे तैसे। जब वो देखती है वो राजगद्दी पर बैठे हैं दोनों, तो तब आगे कहानी चलती है इस तरीके से। यहाँ पर एक सर्ग आता है ईर्ष्या सर्ग। ईर्ष्या सर्ग में क्या है? मनु जो जेलेसी कर रहा है, रात दिन शिकार में लगा है। श्रद्धा एक तरीके से उसे देख रही है कि छोटी सी इनकी गरीब से घर है इनके, पर मनु जो है, मनु एस्पिरे वो है, मनु क्या कहते हैं उसे, महत्वाकांक्षी। मनु को बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, तो मनु उस छोटी गृहस्थी में अपना काम नहीं चला रहा होता है, इसीलिए तो भागता है ना वहां से। ठीक है, मनु कहता है कि मैं तुमसे, ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, बट मैं इतने में गुजारा नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं ना महत्वाकांक्षी, तो यही सब सोच करके मनु जो है श्रद्धा से गुस्सा होकर चला जाता है। समझ रहे हो? उसके बाद में एक सर्ग आता है स्वप्न सर्ग। स्वप्न सर्ग में भी श्रद्धा जब वहां पर विरह में तड़प रही होती है, उसमें दिखाया है श्रद्धा को अपने बच्चे मानव के साथ में है, सपने में सोच रही है, देख रही है कि मनु के साथ में कुछ हो तो नहीं गया है, मनु कहीं मर तो नहीं गया है, मनु के साथ में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। इन सब के चक्कर में वो वहां पर पड़ी रही होती है। ठीक है, बाकी यार हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरा गला काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है, माफी चाहूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।